हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं उसका चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वह है हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक 1.10 और यह है ठोसों में विद्युतीय गुण यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। अब बात आती है पहली बात कि आखिर विद्युतीय गुण का क्या अर्थ होता है। विद्युतीय गुण का अर्थ होता है कि यदि किसी भी, हम कह सकते हैं, वस्तु में या किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। क्या प्रवाहित हो जाए? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो हम कहते हैं कि वह जो पदार्थ है उसमें विद्युतीय गुण है। इसका अर्थ है कि विद्युत के जो गुण होने चाहिए किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, वह उसके अंदर उपस्थित है। इसका अर्थ है कि वो अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। कुल मिलाकर के इसका यह अर्थ है। अब आपने पिछली क्लासेस में यह पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जो होती है वह उसके बहने का, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का केवल एक कारण होता है, और उसके लिए चाहिए होते मुक्त आवेश। यानी कि यदि आवेश हैं तो मुक्त आवेश हैं तो वह क्या कर सकते हैं, यदि वो मूवेबल हैं यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ में, उस वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्योंकि विद्युत धारा की परिभाषा ये होती है कि आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो विद्युत धारा होती है उसमें जो आवेश होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और वह हमारा क्या हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। तो जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है मुख्यतः वह होती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। जबकि वैद्युत अपघट्य जो हमारे होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह अधिकतम होती है आयनों के प्रवाह से। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हम ठोसों के विद्युतीय गुण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ठोसों को क्या कर सकते हैं, उनकी वैद्युत गुण के आधार पर 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले यहां हम परिभाषा लिख रहे हैं वैद्युत गुण की। क्या कहा हमने? वैद्युत गुण। वैद्युत गुण का अर्थ है कि यदि किसी वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके तो उस वस्तु में वैद्युत गुण पाया जाता है। यह हम समझ गए कि वैद्युत गुण का अर्थ हो गया कि विद्युत धारा का प्रवाह जिस भी वस्तु से हो गया उसमें वैद्युत गुण है, जिसमें नहीं होगा उसमें वैद्युत गुण नहीं है। अब हम वैद्युत गुण के आधार पर इन ठोसों का वर्गीकरण करते हैं और इन ठोसों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। और जो 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम कहते हैं वैद्युत चालकता। क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? वैद्युत चालकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता। इसका अर्थ है कि ठोस में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या हो रही है तो कितनी हो रही है, इस गुण के आधार पर, वैद्युत चालकता के आधार पर, या वैद्युत के इस जो हमारा गुण है वैद्युत चालकता, इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, ठोसों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इस आधार पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ठोस है उनको 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला जो हमारा है उसको हम कहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत रोधी। पहला हम ठोस कौन से ले रहे हैं? विद्युत रोधी। और इसी को हम नाम देते हैं अचालक। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंसुलेटर। अब विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं? सामान्यतः आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि छोटी क्लास में हम जब पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं विद्युत गुण के आधार पर, तो हम 3 पदार्थों की बात करते हैं। एक हम कहते हैं चालक, अचालक, और तीसरा हम कहते हैं अर्धचालक। चालक की सीधी परिभाषा दे दी कि जो अपने भीतर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर पाए वो हमारे चालक हैं।
अचालक वो हो गए जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने ही नहीं देते हैं। और तीसरा हम कहते हैं कि कुचालक कह सकते हैं या अचालक कह सकते हैं, बीच के जो अर्धचालक हो गए, तीसरी जो कैटेगरी है, वो जो विशेष स्थितियों में अपने भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते, अर्थात जिनकी चालकता का गुण चालक और अचालकों के बीच का होता है उन्हें हम कह देते हैं अर्धचालक। तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशंस हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर हम इनको थोड़ा कह सकते हैं कि डाटा के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो छोटे से हमारी जो चीजें चली आ रही है वो बिल्कुल बेसिक थ्योरी होती है, वो हमें पता होनी चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, उनको आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर, इसका अर्थ है कि वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उनको हम क्या कह देते हैं, हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ यानी कि अचालक। अब इनकी अंदर जो चालकता का गुण होता है, इनकी चालकता 10 की घात -20 से 10 की घात -10 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई अचालक है तो उसके अंदर जो चालकता होगी वो 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात -10 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर के बीच होगी, सॉरी प्रति ओम प्रति मीटर के बीच होगी। तो यह आप खुद ही देख रहे होंगे 10 की घात -20 और 10 की घात -10 तो बहुत छोटी संख्याएं हैं। तो चालकता इतनी है तो इसका मतलब यह अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देंगे। दूसरा हम देखें, जो सेकंड हमारा आता है उसको हम कह देते हैं चालक ठोस, यानी कि जैसे कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर कौन से होते हैं कि जिनकी जो चालकता होती है वह इन अचालकों की चालकता से काफी ज्यादा होगी। और इनकी कितनी होती है, इनकी चालकता 10 की घात 4 से 10 की घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। तो ये पता होनी चाहिए। और जिसको आप कहते हैं कि बड़े अच्छे चालक हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, उनकी चालकता वास्तव में 10 की घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। जैसे कॉपर कह लीजिए या चांदी कह लीजिए, ये जो हमारे पदार्थ हैं जिनकी चालकता बहुत अच्छी होती है, उनकी कितनी होती है, 10 की घात 7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। तो ये हमारी क्या होगी, चालक पदार्थ हो गए। तीसरा हमने कहा कौन से, अर्धचालक। अब इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, जिनकी चालकता न तो हम कह सकते हैं अचालकों के बराबर होती है, न ही चालकों के बराबर होती है, बल्कि इन दोनों के बीच में होती है। और बीच का अर्थ है कि ये विशेष परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपने भीतर अपने को चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। अर्थात विशेष परिस्थितियों में इनके भीतर से सूक्ष्म मात्रा में धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन सामान्यतः नहीं होती। ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। अब ये कौन कौन से हमारे हो गए, इनकी चालकता क्या होगी, हम लिखेंगे इनकी चालकता 10 की घात, क्योंकि ये हमारी कितनी थी, 10 की घात 4 से 10 की घात 7 तक, इसकी होती 10 की घात -6 से 10 की घात 4 प्रति ओम प्रति मीटर के बराबर होती है। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तीनों को हमने चालकता के परफेक्ट नंबर्स के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक को आपस में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। अब इनके हम कहें कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए विद्युत रोधी पदार्थ, ये कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया रबड़, प्लास्टिक, ये हमारे क्या होते हैं, अचालकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा चालक पदार्थ कौन कौन से हो गए, तो इनके जो एग्जाम्पल हो गए हमारे, इनके एग्जाम्पल आप जानते हैं कॉपर, चांदी, ये हमारे सबसे अच्छे चालक होते हैं। और अर्धचालक कौन से होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो एक सामान्य फ्रेम में हमने इन तीनों चीजों को समझ लिया। अब यहां पर हम
इनको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं और वह जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी के आधार पर अब हम क्या करेंगे, इनका वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर? बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण। बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब सिद्धांत तो हमारा बैंड थ्योरी आ गई, लेकिन देखिए रिजल्ट यही निकलेंगे, बस एक्सप्लेनेशन का एक हमारा अलग तरीका हो जाएगा बताने का। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, बैंड सिद्धांत क्या होता है? बैंड सिद्धांत के अंतर्गत हम कहते हैं कि जो कोई भी हमारे पास कोई भी पदार्थ है, आप जानते हैं वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बना होता है। हम कहते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और सामान्यतः होता क्या है कि अंतिम कक्षा में, जो कि अपूर्ण कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए नहीं है शक्तिशाली रूप में से नाभिक से, वह क्या होते हैं उस जालक के अंदर, क्रिस्टल के अंदर यदि स्वतंत्र रूप से मूव कर पाए तो वही क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं। और उसी आधार पर विद्युत धारा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिस पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें चालकता उतनी अधिक होगी। जब हम कहते हैं कि चालकों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और इसकी चालकता ज्यादा होती है, इसका अर्थ है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हैं। क्योंकि आप जानते हैं धातुओं की प्रवृत्ति, वो सामान्यतः क्या करते हैं, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं और अपना धनायन बन जाते हैं। वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जालक के भीतर गति करते हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, चालक पदार्थ हो गए। जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, मुक्त होते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, अर्धचालक कह देते हैं। और जिसमें होते ही नहीं है उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम कह देते हैं कुचालक या अचालक पदार्थ। अब बैंड थ्योरी क्या कहती है? बैंड थ्योरी ये कहती है कि जब कोई परमाणु होता है तो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वह हमारे क्या होते हैं, परमाणु कक्षक कहलाते हैं। तो हमने कहा कि किसी परमाणु में उसके नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परमाणु कक्षक। और जब दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से आपस में जुड़ते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं, तो यह परमाणु कक्षक भी आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण कर देते हैं। ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, तो परमाणु कक्षक भी संयुक्त होकर के क्या हो जाते हैं, आणविक कक्षक बन जाते हैं। परमाणु में जो कक्षक हैं नाभिक के चारों तरफ के, वो हम कह देते हैं एक प्रकार से परमाणु कक्षक, और जो अणुओं में ये व्यवस्था होती है उसे कहते हैं आणविक कक्षक। अब किसी क्रिस्टल जालक में एक अणु तो होगा नहीं, बहुत सारे अणु होंगे, तो सारे अणुओं के जो ये हम कह सकते हैं कि ये जो कक्षक होते हैं, आणविक कक्षक, यह मिल करके एक बैंड का निर्माण करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। और वह बैंड और कुछ नहीं है, ऊर्जा स्तर है। बैंड मतलब आप उसे आणविक कक्षक बोलिए, आप उसे आणविक कक्षकों की एक हम कह सकते हैं जो सम्मिलित व्यवस्था है वो क्या है, बैंड है। और आणविक कक्षक क्या होते हैं, ऊर्जा स्तरीय होते हैं। और जब एक से अधिक ऊर्जा स्तर आपस में मिल जाते हैं एक ही लेवल के, तो वो एक बैंड बना देते हैं। तो बैंड भी क्या है, ऊर्जा स्तरीय तो हुआ। तो हम यहां पर एक बात लिख रहे हैं, हमने कहा किसी क्रिस्टल में एक से अधिक अणुओं के आणविक कक्षक मिलकर बैंड का निर्माण करते हैं, बैंड का निर्माण करते हैं। और यह बैंड हमने कहा है एक ऊर्जा स्तर ही है। तो अब इस बैंड को या इस ऊर्जा स्तर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन तीनों को वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं, जैसे हमने यहां पर करी थी, हमने कहा सबसे पहले विद्युत रोधी की बात कर लें। पहला हमारा आ गया विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी यानी कि अचालक या कुचालक, उसकी क्या खास बात होती है? इसमें होता क्या है कि बैंड थ्योरी का सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी बैंड में हमने कोई एक ये बैंड बना लिया, इस बैंड में दो बातें हो सकती हैं विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। या तो कोई बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ हो,
क्या हो, इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। ये बैंड क्या है, पूर्ण रूप से भरा, पूर्ण रूप से भरा। यदि पूर्ण रूप से भरा होता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों को गमन के लिए, चलने के लिए कोई जगह नहीं रहती। और इस प्रकार से जो हमारे बैंड होते हैं वह जिन पदार्थों के होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ या कुचालक पदार्थ। या दूसरे शब्दों में कह सकते हो आप कि विद्युत रोधी जो भी हमारे ठोस होते हैं उनके जो बैंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, उनमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। या दूसरे हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंड क्या है, कोई जो ऊर्जा स्तर होते हैं वो केवल एक या दो ऊर्जा स्तर नहीं होते, किसी भी परमाणु में या अणु में अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं। तो जैसे हमारा ये कोई बैंड भरा हुआ है, हमने कहा ये हमारे पास एक बैंड हो गया, ये पूरा का पूरा भरा हुआ था, ये पूरा भरा हुआ था। इसके ऊपर की ओर एक रिक्त बैंड भी होता है। ये कैसा बैंड है, रिक्त बैंड, ये हमारा रिक्त बैंड है। तो ऐसा संभव है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पर जा सकते थे, लेकिन ये पूर्ण रूप से भरा हुआ जो हमारा बैंड है और जो हमारा रिक्त बैंड है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, ये जो अंतराल है, इसे हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल, यानी कि एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप का अर्थ है कि इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां तक जाने के लिए, भरे हुए बैंड से रिक्त बैंड में जाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए। और यदि इतनी ऊर्जा उन्हें मिल जाए तब वो पहुंच भी जाएंगे। लेकिन यह गैप इतना ज्यादा होता है, यह ऊर्जा स्तर या ऊर्जा अंतराल इतना अधिक होता है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि वो इस भरे हुए बैंड से कूद लगा ले रिक्त बैंड में। इसलिए जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वह कभी भी अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। तो यह हमारा क्या है, ऊर्जा अंतराल, ये ऊर्जा अंतराल हो गया। और यह वाला हमारा क्या है, पूर्ण रूप से भरा बैंड, पूर्ण रूप से भरा बैंड। तो मुझे लगता है बैंड थ्योरी अब आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि बैंड थ्योरी यह कहती है कि यदि कोई ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वह भी विद्युत धारा के प्रवाह में कोई योगदान नहीं करता, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिमान नहीं हो पाते। या दूसरे हम कह सकते हैं कि यदि कोई बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ हो तो वह उसके ऊपर स्थित, क्योंकि ये जो बैंड होगा, इसके जो दूसरा बैंड होगा रिक्त बैंड, वो इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर खाली सारे बैंड होंगे, बहुत सारे। तो यह पूर्ण रूप से भरा बैंड से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल काफी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनों को यहां से यहां पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा नहीं मिलती। इसलिए भी हम कह देते हैं कि यह जो पदार्थ होते हैं जिनमें यह व्यवस्था होती है, बैंड थ्योरी होती है, उन्हें हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने बैंड थ्योरी के आधार पर समझा कि अर्धचालक किस प्रकार से होते हैं। अब यदि हम बैंड थ्योरी के आधार पर चालकों को, अर्धचालकों को समझें तो वो देखते हैं कैसे होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं चालकों की। चालक जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो बैंड थ्योरी के आधार पर चालकों को समझें तो अभी हमने आपको बताया कि जो बैंड होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। या तो वो पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं, जैसे हम यहां पर बता रहे हैं, यह पूर्ण रूप से या तो क्या होंगे, भरे हुए होंगे इस प्रकार से, या फिर क्या होंगे, आधे होंगे, आधे भरे हुए होंगे, यानी कि ये इस प्रकार से हों। तो यदि पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तो हमने कहा था यह बैंड अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को पास नहीं करवा पाते, इलेक्ट्रॉन के बीच से गति नहीं कर पाते, इसलिए ये क्या होते हैं, अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करते। लेकिन यदि यही बैंड क्या हो, आधा खाली हो या पूर्ण रूप से भरा हुआ ना हो, तो ये अपने भीतर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पास करवा देते, गति करवा देते हैं। और हम कहेंगे कि इस स्थिति में क्या होगा, जो भी ये पदार्थ होगा जिसके बैंड जो होंगे वह क्या होंगे, पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होंगे, वह चालकों की भांति व्यवहार करेगा। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बात और होती है कि जो हमारे यहां पूर्ण रूप से भरे हुए बैंड भी होते हैं चालकों में, वह जो होते हैं उनके ऊपर दूसरे क्या होते हैं, रिक्त बैंड। हमने कहा क्या होते हैं ये वाले, ये है
रिक्त बैंड। बैंड मतलब मैंने कहा था ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। अब यह जो पूर्ण रूप से भरे हुए बैंड होते हैं और जो रिक्त बैंड होते हैं, चालकों में, किसकी बात कर रहे हैं, चालकों में, यह दोनों के दोनों बैंड क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। अतिव्यापक मतलब एक दूसरे के ऊपर से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। अब जब मिले हुए रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो पूर्ण रूप से भरे हुए बैंड पे स्थित हैं, उसको इस रिक्त बैंड में जाने के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारा रिक्त बैंड हो गया, और यहां से लेके यहां तक का हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ बैंड हो गया, जिसे हम संयोजी बैंड भी आप कह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से घूम करके कहां पहुंच जाते हैं, रिक्त बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों के भीतर से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो चालकों में ध्यान रखेंगे, या तो बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते, आधे भरे होते हैं, आधे खाली होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैंड में पूरा भरा हुआ नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहें, पूर्ण रूप से यदि भरा होगा तो उसके ऊपर का जो रिक्त बैंड होगा वो इस पूर्ण रूप से भरे हुए बैंड से अतिव्यापित होगा, दोनों आपस में चिपके हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को इस बैंड से इस बैंड में जाने के लिए कोई ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और सामान्य रूम टेम्परेचर पे भी, सामान्य परिस्थितियों में भी इलेक्ट्रॉन आसानी से, हम कह सकते हैं, नीचे वाले भरे हुए बैंड से रिक्त बैंड पे चले जाते हैं। और यह किन में होते हैं ऐसे बैंड, चालकों में। तो मुझे लगता है यह बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात हम करते हैं अचालकों की, अर्धचालकों की। अर्धचालक यानी कि इन सेमी कंडक्टर, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि यह जो दोनों के दोनों बैंड होते हैं, यह हमने कौन सा बैंड बना लिया, जिसमें क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और मान लेते हैं ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसके ऊपर जो रिक्त बैंड है, ये कौन सा बैंड है, रिक्त बैंड। तो यदि इलेक्ट्रॉन यहां से रिक्त बैंड पे पहुंच जाएं, तो हम कह देते हैं कि क्या होगा, जो पदार्थ होगा वह विद्युत धारा को प्रवाहित कर लेगा। अर्धचालकों में सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रॉन केवल नीचे वाले बैंडों में रहते हैं, और इन बैंडों को हम सामान्यतः संयोजी बैंड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे बैंडों को हम क्या कह सकते हैं, संयोजी बैंड। और इन रिक्त बैंडों को हम कहते हैं चालन बैंड। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन इन संयोजी बैंडों पर स्थित होते हैं और जल्दी से रिक्त बैंडों पर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते सामान्य परिस्थितियों में, क्योंकि इनके बीच का ये जो होता है ऊर्जा अंतराल इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन इसको सामान्यतः प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए सामान्य परिस्थितियों में जो अर्धचालक होते हैं वो अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। लेकिन यदि इन अर्धचालकों का ताप थोड़ा सा भी बढ़ जाए, थोड़ा सा भी इनका ताप बढ़ा दें, तो इन इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो यहां से जंप लगा करके किस पे चले जाएं, चालन बैंड पर चले जाएं। और जब ये जैसे ये चालन बैंड में जाएंगे, इसका मतलब ये विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा के बहने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इनके बीच का ऊर्जा अंतराल इतना होता है, हमने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते, लेकिन जैसे ही हम हल्का सा इनको गर्म करें, इनका ताप बढ़ाएं, इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थ हमारे क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। अब हमें तीनों बातें समझ में आ गई, कुचालक, अर्धचालक और चालक। इनको हमने दो आधार पर समझा, एक चालकता के आधार पर समझा और एक हमने समझा बैंड थ्योरी के आधार पर। अब जो वर्तमान में जो हमारी कह सकते हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सबसे अधिक जो डेवलपमेंट हो रहा है वह अर्धचालकों में हो रहा है। क्योंकि अर्धचालकों में एक खास बात है कि यहां पर हमने कहा सामान्य परिस्थितियों में यह क्या है, कुछ चालक हैं, यह अपने भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते। लेकिन यदि थोड़ा सा हम क्या कहें, जो वातावरण है उसको हम यदि कंट्रोल कर ले, यानी कि हम इनका ताप बढ़ा दें, तो ये चालकों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। इसी गुण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने इस पे काफी रिसर्च करी, और इसके आधार पे जो भी अब नई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्तमान में चल रही है, उसमें अर्धचालकों का सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं महत्व है और सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो अब हम समझते हैं कि यह अर्धचालकों का इतना महत्व क्यों है। तो अब यहां पर हम समझेंगे अर्धचालकों को। अर्धचालकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा होता है जिसे हम कहते हैं नैज अर्धचालक,
जिसे हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि शुद्ध अर्धचालक। कोई भी अर्धचालक अपनी जो शुद्ध अवस्था में होता है, शुद्ध अवस्था में मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं है, तो उस अर्धचालक को हम कहते हैं नैज अर्धचालक। और इनकी चालकता बहुत कम होती है, बहुत इतनी कम होती है कि सामान्यतः हम शुद्ध रूप में अर्धचालकों का कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझे लगता है नैज अर्धचालक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो होते हैं हमारे अर्धचालक, उसे हम कहते हैं वाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक, इसे कहते हैं इंटरसिक सेमीकंडक्टर। इंटरसिक सेमीकंडक्टर, इस बाह्य अर्धचालक को कहते हैं एक्सटर्सिक सेमीकंडक्टर। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 है अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहां पर इस चीज को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया और वहां उसकी पूरी एप्लीकेशंस भी आपको बताई गई। तो फिलहाल यहां हम उसका एक लिमिटेड पोर्शन ही देख रहे हैं। जो बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनका अर्थ होता है कि जब शुद्ध अर्धचालकों में चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से हम कुछ अशुद्धि मिला दें। तो हमने कहा अशुद्धि क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम इन अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो यदि इस उद्देश्य से कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, तब हम कहते हैं कि यह किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं? बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। तो चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी नैज अर्धचालक में चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इन अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक कहते हैं, इनको कहेंगे बाह्य अर्धचालक। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने कहा था अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम को सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और अर्धचालकों की यदि हम एक क्रिस्टल की बात करें, तो होता क्या है, अर्धचालकों की जो होते हैं ये लगभग 14वें हमारे क्या होते हैं, वर्ग में आते हैं। यदि आवर्त सारणी देखेंगे तो जो 14 हमारा जो ग्रुप है उसमें ये आते हैं। तो इनकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 4। और आप जानते हैं किसी भी परमाणु की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी अंतिम कक्षा में या तो 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहता है, और जैसे हीलियम जैसे नाभिक हैं या हाइड्रोजन जैसे नाभिक हैं, वह अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करना चाहते हैं। तो वो तो हाइड्रोजन हीलियम तक ही सीमित होता है, लेकिन बाकी सारे के सारे जितने भी परमाणु हैं वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करना चाहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की अंतिम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपनी अंतिम कक्षा को पूरा करने के लिए अपने अगल बगल के परमाणुओं के साथ क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं और अपनी अंतिम कक्षा को पूरा कर लेते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से क्या मिला रहे हैं? कुछ अशुद्धि मिला रहे हैं। अब यह अशुद्धि 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? पहली होती है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि, और सामान्यतः इन्हें कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। यह किस प्रकार से होगी इसको समझिए। हमने यहां पर क्या करा कि एक सिलिकॉन का, यहां पर सिलिकॉन अर्धचालक ले रहे हैं, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बना लेते हैं। तो हमने कहा यह सिलिकॉन का क्रिस्टल है, यह हमारा सिलिकॉन हो गया, यहां पर भी सिलिकॉन हो गया, यहां पर भी सिलिकॉन, यहां पर सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन, ये हो गया। हमने कहा प्रत्येक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 4 कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
4, यहां पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्रिस्टल बना रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप भी इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये हमने बना दिया। अब हमने कहा कि सिलिकॉन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमने कहा 1 2 3 4। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है? अपनी अंतिम कक्षा को पूरी करने की। तो ये अपने बगल वाले से क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इसने क्या कर लिया? इसके साथ इन दोनों ने मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, सहसंयोजक बंध। इसने भी बना दिया, इसने भी बना दिया और इसने भी बना दिया। ठीक इसी प्रकार से अगल बगल वाले सारे के सारे क्या करेंगे? सहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। लेकिन जब हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि की, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि का अर्थ है कि हम इस सिलिकॉन में, जो कि हमारे 14वें वर्ग का कह सकते हैं पदार्थ है, तत्व है, इसमें हम यदि मिला दे 15वें वर्ग का कोई तत्व। कौन से वर्ग का? 15वें वर्ग का। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे होते हैं फास्फोरस, एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए? फास्फोरस या आर्सेनिक। इस तरीके का मिला दें। अब इनकी क्या खास बात होती है फास्फोरस आर्सेनिक की? कि इनकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो अब हमने क्या कहा? हमने कहा कि जो हमने यह जालक बनाया था, इस जालक में हमने क्या कर दिया? आर्सेनिक को भेज दिया। मान लेते हैं मैंने आर्सेनिक को यहां पर डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा क्रिस्टल थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यहां पर Si Si Si, तो ये यहां 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 पर यहां पर यहां पर, तो सहसंयोजक बंध क्या बन गए? ये बन गया, इसका भी बन गया, यहां पर भी बन गया, यहां पर भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो ये सहसंयोजक बंध हो गया। मैंने कहा कि क्या करा मैंने? इसमें एक पंच संयोजी तत्व यानी कि 15वें वर्ग का कोई तत्व मिला दिया। इलेक्ट्रॉन धनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। जो मैं अशुद्धि मिला रहा हूं उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, इसलिए कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन धनी। अब जब मिलाया तो मैंने कहा इस सिलिकॉन की जगह कौन आ गया? फास्फोरस आ गया। ये मैंने यहां पर इसमें फास्फोरस बना दिया। जब फास्फोरस आया तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और फास्फोरस के इन 4 इलेक्ट्रॉनों ने क्या करा? सिलिकॉन के अपने बगल वाले क्रिस्टलों से एक एक सहसंयोजक बंध बना लिया। अंतिम कक्षा हो गई पूरी 8। लेकिन फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कक्षा में? 5। एक इलेक्ट्रॉन खाली बच गया यहां पर, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस अर्धचालक में आवेश को प्रवाह करने में अपना योगदान देगा, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित होने में अपना योगदान देगा। क्योंकि यहां पर एक जो हम कह रहे हैं आवेश वाहक है, वह क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक्स्ट्रा है। बंद बनने के बाद भी ये क्या बन रहा है? अतिरिक्त बच रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। और इस टाइप के अर्धचालकों को हम एन टाइप अर्धचालक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर, ये क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और इंग्लिश में ऋणात्मक को कहता है नेगेटिव, इसलिए इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे इसे? एन यानी कि नेगेटिव। क्या लिखेंगे? आवेश वाहक ऋणात्मक है, ऋणात्मक होता है। इसमें आवेश वाहक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है, इसलिए इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मुझे लगता है ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको कि किसी भी शुद्ध अर्धचालक में यदि कोई 15वें वर्ग का कोई भी तत्व मिला दिया जाए, जो कि जिसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये सिलिकॉन के या जर्मेनियम का जो हमारा क्रिस्टल है उसके अगल बगल के 4 परमाणुओं के साथ एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। ये सहसंयोजक बंध बना लिया, यहां पर नहीं, यहां पर ये एक सहसंयोजक बंध बना लिया इसने चारों में, और एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया। इस प्रकार की अशुद्धि को हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। और इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम आगे का जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि जिसे हम कहते हैं, दूसरा प्रकार अर्धचालकों का, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने अर्धचालकों में जो हमने देखा था कि दो प्रकार के होते थे, एक शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध का हमने पहला प्रकार देखा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। अब दूसरा प्रकार देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। तो दूसरा प्रकार जो हमारा है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। न्यून अशुद्धि। तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये समझिए। हमने कहा कि जिस प्रकार से अभी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया और उसमें हमने कोई पंच संयोजी पदार्थ या 15वें वर्ग का कोई पदार्थ डाल दिया, ठीक उसी प्रकार से यदि हम सिलिकॉन में जो कि 14वें वर्ग का पदार्थ है या जर्मेनियम, इस क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिला रहे हैं यदि वह हम डाल दें 13वें वर्ग की, तो हमने कहा कि जब किसी अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाई जाती है। ये त्रिसंयोजी अशुद्धि मतलब 13वें वर्ग है बात हो रही है। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो बना अर्धचालक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि अथवा पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे अभी हमने सिलिकॉन का बनाया था क्रिस्टल, वैसे ही बनाते हैं, इस बार जर्मेनियम का बना लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया जर्मेनियम और ये बना दिया जर्मेनियम का। GE यहाँ पर भी GE ये बना दिया। इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में 4 ही होंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे नीचे के बना लें। देखिए यह आपको डायग्राम में ऐसे बनाने पड़ेंगे, भले ही आपका समय भी लग जाए। यदि एग्जाम में आएंगे तो आपको प्यारे बच्चों बनाने पड़ेंगे। आप वहां ये मत समझना कि इसमें समय लगेगा तो हम न बनाएं, आपको बनाना तो पड़ेगा ही, इसलिए इसका अच्छे से अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो अब क्या बना रहे हैं? सहसंयोजक बंध। ये सहसंयोजक बंध बन गया, यह सहसंयोजक बंध बन गया, यह सहसंयोजक बंध बन गया। ऐसे ये वाले का इसका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यह सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो रहा है। अब हमने कहा इसमें कौन सी अशुद्धि डालनी है? जिसकी संयोजकता 3 हो। इसका अर्थ है उसकी अंतिम कक्षा में 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा एल्युमिनियम होता है। एग्जाम्पल इसमें अशुद्धि कौन सी होगी? जैसे एग्जाम्पल हम मिला रहे हैं इसमें कौन सी? एल्युमिनियम मिला रहे हैं। एल्युमिनियम मिलाएंगे तो एक यहाँ का क्रिस्टल मैं उठा रहा हूं जर्मेनियम का, और यहां पर मैंने अशुद्धि वाला एक परमाणु डाल दिया, एल्युमिनियम डाल दिया। अब एल्युमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम में आप जानते हैं एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 8 3। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। अब इन तीनों ने तो देखो जो हमारा सहसंयोजी बंध था उसका निर्माण कर दिया, लेकिन यहां एक चौथा एक और सहसंयोजक बंध होना चाहिए था, लेकिन यहां पर वह नहीं है। उसकी जगह यहां पर क्या आ गया? एक रिक्त स्थान आ गया। क्या आ गया? रिक्त स्थान। अब इसको हम कहते हैं होल या फिर कहते हैं छिद्र। तो ये जो रिक्त स्थान आ गया, यह रिक्त स्थान प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन की एब्सेंसी को, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। यह रिक्त स्थान की यहां होना तो चाहिए था रिक्त इलेक्ट्रॉन को, लेकिन है नहीं। यदि नहीं है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन छिद्र हम इसे कह सकते हैं, यहां पर बन जाता है।
अब यह इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश, और ये जो इलेक्ट्रॉन छिद्र होता है जिसको हम होल कहते हैं या रिक्त स्थान कहते हैं, ये बिल्कुल बिहेव करता है, व्यवहार करता है एक धन आवेश की तरह। अब ये यहां पर स्थित है। अब देखिए, हम जब बात करी थी हमने इससे पहले वाले एन टाइप में, तो हमने कहा था वहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर घूम सकता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। यहां पर चालकता कैसे बढ़ेगी? जब ये रिक्त स्थान यहां आ जाएगा तो ये रिक्त स्थान एक प्रकार से क्या है, हमने कहा धन आवेश की भांति व्यवहार करेगा। तो ये अगल बगल के, मान लो यही वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जैसे यहां पर आकर्षित करता है, ये यहां पर कूद लगाता है इलेक्ट्रॉन, बगल वाले परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ, उस इलेक्ट्रॉन ने यहां से कूद लगा ली इसमें। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गया, और यहां पर जो रिक्त स्थान था वो कहां घूम गया, वो इस स्थान पर पहुंच गया, यहां पर चले गया रिक्त स्थान। तो यह माना जाता है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करता है क्रिस्टल के अंदर, ठीक उसी प्रकार से ये रिक्त स्थान या होल या इलेक्ट्रॉन छिद्र भी गति करता है किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, ठोस क्रिस्टल के अंदर, जिसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो मूवमेंट हो रहा है ना। आप देखिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप लगाया, फिर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर जंप लगा लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगी, ये रिक्ति आ जाएगी। फिर बगल वाले ने कर लिया, तो इस प्रकार से ये रिक्ति क्या होती है, मूव करती रहती है, गति करती रहती है, जिसके अंदर, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो अर्धचालक होता है वह क्या करता है, अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है। और इस प्रकार के अर्धचालकों को हम पी टाइप अर्धचालक क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये जो रिक्ति बनती है, जो रिक्त स्थान है जिसे हम होल कह रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को सूचित करता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। उसकी अनुपस्थिति का अर्थ है कि यह किसकी भांति व्यवहार करता है, एक धन आवेश की भांति व्यवहार करता है। और धन आवेश को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं इंग्लिश में। इसलिए इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसे हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। अब इन अर्धचालकों का ही व्यवहारिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहते हैं व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जीवन में, चाहे आप वो कंप्यूटर के रूप में हो, चाहे वो टीवी के रूप में हो, उन सब में सेमीकंडक्टर्स के रूप में इन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अशुद्ध जो हमारे अर्धचालक होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में अशुद्ध अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत है, आप टीवी कहिए, कंप्यूटर कहिए, और भी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, आप तो देख रहे हैं आजकल पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जमाना है, तो उन सब में इन्हीं टाइप के सेमीकंडक्टर्स का यूज होते हैं। पर इसकी भी एक हम कह सकते हैं और एक एडवांस स्टेज आई है। एडवांस स्टेज क्या आई है? अभी तक हमने बात करी है 14वें वर्ग की। हमने 14वें वर्ग का जो हमारा अर्धचालक था उसमें अशुद्धि मिलाई, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या करा कि 13 व 15वें वर्ग के तत्वों के मिश्रण से भी ऐसे ही पदार्थों का निर्माण किया, और वह भी अर्धचालकों की भांति ही व्यवहार करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हम एक एग्जांपल ले ले तो गैलियम आर्सेनाइड होता है, GaAs, ये इसी प्रकार का है। एक 13वें वर्ग का ले लिया, एक हमने 15वें वर्ग का ले लिया, तो औसत देखिए फिर वही 14 ही आएगा, यानी कि 14वें वर्ग का बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं 12वें व 16वें वर्ग का भी यदि मिश्रण लेकर के हम ऐसे ही अर्धचालकों का निर्माण कर सकते हैं। और इसमें हमारा क्या आ जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड होता है, ZnS, ये 12वें और 14वें वर्ग के तत्वों को मिलाकर के आपस में इस प्रकार से निर्माण किया जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी
कोई परेशानी नहीं हुई होगी। काफी डिटेल में हमने कोशिश की है इसको बताने की। अब हम अगला समझते हैं, ये तो हमने विद्युतीय गुण समझे ठोसों के, अब समझते हैं हम ठोसों के चुंबकीय गुण, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों के चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब ठोसों में चुंबकीय गुण क्या होते हैं? देखो चुंबक तो आप समझते हैं ना, चुंबक का अर्थ होता है एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर दो गुण हो, एक वो लोह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले, और दूसरी बात यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर के ठहरे। जिस भी वस्तु में ये दो गुण होंगे उस वस्तु को हम कहेंगे कि वह कैसी वस्तु है, चुंबक है। तो चुंबकीय गुण में चुंबक तो आपको समझ में आ गया। अब एक और बात आती है चुंबकीय गुण की, और उसको हम कहते हैं, एक शब्द से निरूपित करते हैं जिसे हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का अर्थ होता है कि यदि किसी चुंबक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर वो क्या कर ले, किसी दूसरे चुंबक को प्रभावित कर ले। प्रभावित कर ले मतलब या तो अपनी तरफ खींच ले या अपने से दूर फेंक दे। क्योंकि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को अपनी ओर खींचता है, जबकि उत्तरी ध्रुव समान ध्रुव को यानी कि उत्तरी ध्रुव को धक्का मारता है। चुंबकों में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। तो कोई भी चुंबक अपने समीपवर्ती जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है उसके द्वारा कितना आघूर्ण उसके अंदर उत्पन्न हो रहा है, उसी को हम कहते हैं, उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो यहां पर इस शब्द को आपने ध्यान देना है। हमने क्या कहा? चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहा हमने परिभाषा? कि किसी भी चुंबक में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, कोई भी चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, ऐसा लिखते हैं, कोई भी चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से जो अपने में आघूर्ण उत्पन्न करता है। आघूर्ण मतलब होता है घूमना, चक्कर लगाना। अपने में जो आघूर्ण उत्पन्न करता है उसे ही उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो एक तो आपको यह बात पता होनी चाहिए इस टॉपिक को जानने के लिए। सेकंड, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब कोई भी आवेशित कण चलता है तो आवेश के चलने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या कहा मैंने? विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यदि ये दो बातें आपको पता है तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यदि सबसे छोटे कण की बात करें किसी तत्व के, जैसे हम परमाणु की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं परमाणु का एक नाभिक होता है जिसपे होता है धनावेश, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। बिल्कुल यह गति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ गति करता है। और जैसे हम पृथ्वी ले लें, हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ गति करती है तो दो प्रकार की गति करती है। एक तो इस प्रकार से गति करती है उसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और दूसरा अपनी ही अक्ष पर घूमती है। तो अपनी अक्ष पर घूमने से क्या होता है? दिन रात। और जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष पर घूमती है उसके कारण क्या होता है? मौसमों में परिवर्तन होता है। ठीक ऐसी ही गति क्या करता है कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करता है। एक चक्रण गति करता है और एक वृत्ताकार कक्षा पे गति करता है। तो उसके चक्रण में गति करने के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। हमने कहा
इलेक्ट्रॉन के किसी नाभिक के चारों तरफ जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। उसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करता है तो उसके कारण क्या होती है, हमने कहा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और यदि कोई एक पेयर में हो तो उसके जो एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जो आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, वो दूसरे चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण से निरस्त भी हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि यहां पर मैं एक नाभिक बना लूं, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। मान लेते 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है इस दिशा में, और यह वाला जो इलेक्ट्रॉन है विपरीत दिशा में, इस दिशा में गति कर रहा है। तो इसका द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार से सदिश राशि है, तो इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस वाले के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर तो होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे दोनों, तो इसलिए परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0। और चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा हमने आपको यहां पर दे दी है। चुंबकीय आघूर्ण को हम सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और यह हमारा बराबर होता है I × A के, यानी कि I परिपथ में बहने वाली धारा और A क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात आती है कि इसका जो मात्रक होता है सामान्यतः वो हमारा होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन परमाणुविक स्तर पर इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहे हैं, वह चुंबकीय आघूर्ण इस मात्रा की तुलना में बहुत छोटा होता है। इससे हम नाम देते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहा हमने, बोर मैग्नेट्रॉन। इसको बोर मैग्नेट्रॉन नाम दिया जाता है। और क्योंकि जैसे इसका मात्रक एम्पियर मीटर है, वैसे इसका मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है। और एक बोर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर होगा, यह हमारा होता है 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के। यह भी ध्यान रखिएगा कि एक हमने कहा जो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनके चुंबकीय आघूर्ण को हम एम्पियर मीटर स्क्वायर में नहीं नापते, क्योंकि वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है वो बहुत सूक्ष्म है, तो उसको नापने के लिए अलग इकाई यूज कर रहे हैं, बोर मैग्नेट्रॉन। और एक बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होगा 9.27 मल्टीप्लाई 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि इतनी समझ में आ गई तो इसी के आधार पर अब हम क्या करेंगे, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, किसमें, चुंबकीय गुण के आधार पर। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम चुंबकीय गुणों के आधार पर जो हमारे ठोस हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। जो पहला हमारा जो आता है उसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय। पहला जो हमारा आता है वो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थों का अर्थ है कि वे पदार्थ जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। हमने कहा एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको समझाया था, यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण के बराबर तो होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये वो मटेरियल होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़ों में नहीं होते हैं, जिसके कारण जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। तो क्या कहा दूसरी बात, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा हम कहें जो हमारा टाइप्स होता है उसको हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है प्रतिचुंबकीय, जिसे हम कहते हैं डायमैग्नेटिक
डाईमैग्नेटिक मटेरियल। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की यदि इन्हीं दो गुणों की बात करें तो इसमें कोई भी युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, अयुग्मित नहीं होता, पहली बात। दूसरा, जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होते हैं। तो क्या कहा मैंने? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। तो ये हमारे को समझ में आ गया। अब इसके हम कह सकते हैं एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल हो गए हमारे कॉपर, क्रोमियम, ऑक्सीजन, ये होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल हमारे होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो गया, या H2O हो गया। यह हमारे किसके आते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के एग्जांपल होते हैं। तीसरे नंबर पे चलें तो जिसको हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, तीसरा हमारा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं जो आयन होते हैं, लोहे के आयन जो होते हैं या पदार्थों के जो आयन होते हैं वह आपस में मिल करके एक समूह का निर्माण कर देते हैं। और जो समूह निर्माण करते हैं उन समूह का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एक हम कह सकते हैं, एक जो समूह है उसका एक समूह का चुंबकीय आघूर्ण होगा तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जबकि दूसरे समूह का चुंबकीय आघूर्ण होगा वो विपरीत दिशा में करेगा या किसी दूसरी दिशा में करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन धातुओं के आयन मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं जिसे डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। यह डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो यदि मैं यहां बना लूं, मैंने कहा ये इस तरीके से बना दिए, ये ऐसे ये डोमेन बना देते हैं, इसके इस दिशा में हो गए, इसके इस दिशा में हो गए, इसने इस दिशा में बना लिए डोमेन, इसने किसी दूसरी दिशा में बना लिए, इसने किसी तीसरी दिशा में बना लिए और इसने इस दिशा में। तो इन सब ने क्या कर दिया? अपने अपने समूह बना दिए। ये अलग अलग डोमेन है, इसका अलग, इसका अलग, ये अलग अलग डोमेन है। इन सब डोमेनों का सामान्य परिस्थिति में जब तक लौह चुंबकीय पदार्थों को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाता तो इस संपूर्ण जो हमारा ये पदार्थ होता है इसका जो चुंबकीय गुण होता है वो परिणामी चुंबकीय गुण वो क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि इन सब के डोमेन तो हैं, चुंबकीय गुण तो है एक क्षेत्र का, लेकिन ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ये सारे के सारे अलाइन होते चले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तब ये एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण करते हैं। और शक्तिशाली चुंबक इतना शक्तिशाली होता है कि यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तो भी यह क्या होते हैं? अपने गुण को, चुंबकीय गुण को नहीं छोड़ते। इसका अर्थ यह हुआ कि यह क्या बन जाते हैं? कि स्थायी चुंबक बन जाते हैं। तो ये क्या बनते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्थायी चुंबक बन जाते हैं। मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया,
ये जो हमारे होते हैं यह लौह चुंबकीय पदार्थों के एग्जाम्पल। अब अगला हम चलते हैं और जो हमारा अगला प्रकार जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा जो हमारा आता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ जिसे हम कह देते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि होते तो ये एक प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थ ही हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों में हमने कहा था ये डोमेन बनाते हैं। इसमें भी ये डोमेन बनाते हैं, लेकिन इनके डोमेन इस प्रकार से होते हैं कि ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि एक की दिशाएं यदि ऊपर की तरफ हैं तो दूसरे की दिशाएं क्या होंगी, डोमेन की दिशा नीचे की तरफ, फिर एक की ऊपर की तरफ, दो दूसरे की नीचे की तरफ। ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण जब इनको परिणामी इनको वह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। तो हमने कहा यह वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकित हो जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है MnO। ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि ये भी डोमेन की तरह ही बनाते हैं, लेकिन इसके डोमेन क्या होते हैं, जो डोमेन होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। तो ये ऐसे शक्तिशाली नहीं बनते इनके। अगला जो हमारा होता है अगले को हम कहते हैं फेरी चुंबकत्व। अगले को हम कहते हैं, पांचवा जो प्रकार है वो होता है हमारा फेरी चुंबकत्व। अब फेरी चुंबकत्व क्या हुआ, फेरी चुंबकत्व भी हम कहते हैं। इनमें भी क्या खास बात होती है कि ये भी लौह चुंबकीय पदार्थों की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे इसमें तो हमने कहा था ये शक्तिशाली चुंबक हो जाते हैं, इसमें हमने कहा था इसके लगभग सारे के सारे घटक एक दूसरे को चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाते हैं, लेकिन इसमें सारे निरस्त नहीं होते। जैसे इसमें कुछ हम कह सकते हैं घटक एक दिशा में रहते हैं, तो कुछ दूसरी दिशा में रहते हैं, फिर कुछ एक दिशा में रहेंगे, कुछ दूसरी दिशा में रहेंगे। तो विपरीत घटक कट गए, इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, इस वाले से ये कट गया, लेकिन ये बच गए। देखिए ये बच गए, कुछ घटक बच गए, और इन घटकों के कारण इनके अंदर हल्का सा चुंबकीय गुण आ जाता है। तो यह हमारे क्या होते हैं, फेरी चुंबकत्व होते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है Fe3O4, जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर हमने ठोसों को 5 वर्गों में विभाजित किया। पहला हमारा होता है अनुचुंबकीय, जिसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। दूसरा प्रतिचुंबकीय, जिसे डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसकी जो डोमेन थ्योरी है वो केमिस्ट्री में भी कई बार पूछ ली जाती है और फिजिक्स में भी आपके कई बार पूछ ली जाती है। ये कॉमन टॉपिक है। तो ये और यही हमारे स्थायी चुंबक भी बनते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि स्थायी चुंबकों के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा, तो आप कहेंगे उसके लिए सबसे उपयुक्त है लौह चुंबकीय पदार्थ। कोई भी हो, चाहे वो निकिल ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, श्रेणी में जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे स्थायी चुंबक बनाने के लिए। इसके अलावा हमने कहा प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं और एक हमारा होता है फेरी चुंबकत्व। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय गुण के आधार पर इनको 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इसकी जो थ्योरी थी इस चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर की, उसको कंप्लीट किया। इसके बाद थोड़े से हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल है, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, उनको भी यहां पर हम पूर्ण करा रहे हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस टॉपिक पर एनसीईआरटी में जो कुछ प्रश्न दिए हैं, पाठ्यनिहित प्रश्न, उनको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 1.19, प्रश्न है हमारा 1.19, और ये क्या है, एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, इसमें से कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं, कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं, किस प्रकार का।
अब ये समझिए कि जब ठोस को गर्म किया जाता है तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वो हमने आपको बताया था, बिंदु दोष के अंतर्गत आपको बताया था रिक्तिका दोष। तो बिंदु दोष को हमने जब विभाजित किया था तो वहां पर हमने बताया था आपको स्टाइक्योमेट्रिक दोष, और उसमें जो पहला दोष बताया था वो बताया था रिक्तिका दोष, यानी कि गर्म करने पर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? रिक्तिका दोष। और रिक्तिका दोष उत्पन्न होने से कौन सी भौतिक राशि प्रभावित होती है? हम जानते हैं घनत्व। जब उसके भीतर से एक कण ही निकल जाएगा तो कण के निकलने से उसका द्रव्यमान कम होगा, जिसलिए उसका घनत्व कम होगा। हमने कहा घनत्व घट जाता है, तो इस प्रकार से इसे समझेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1.20। तो अगला है प्रश्न संख्या 1.20। इसके अनुसार निम्नलिखित किस प्रकार के स्टोइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं? पहला है ZnS और दूसरा है AgBr। पहला है जिंक सल्फाइड और सेकंड है सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए जिंक सल्फाइड जो होता है हमारा ये प्रदर्शित करता है फ्रेंकेल दोष को, फ्रेंकेल दोष। और क्या होता है फ्रेंकेल दोष? आपको मैंने बताया था जिंक सल्फाइड में हमने कहा यह हमारे पास क्रिस्टल होता है। जो क्रिस्टल होते हैं इसमें हमारे क्या होते हैं, जो ये दोष उत्पन्न होता है यह होता है, हमने कहा था आयनिक तत्वों में, जो हमारे आयनिक पदार्थ होते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होता था धन, यहां पर क्या होता था ऋण, फिर धन, ये ऋण, इस प्रकार से। फिर हमने यहां पर बना दिया ऋण धन, ऋण बड़ा बनाना है, धन छोटा। फिर यहां पर ऐसे ही बना देते हैं धन, यहां पे ऋण, यहां पे धन और यहां पे ऋण। ये इस प्रकार से बनाया था। तो फ्रेंकेल दोष क्या होता है? हमने कहा इसमें एक साथ रिक्तिका दोष तथा अंतराकाशी दोष दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि यहां से ये धन आवेश निकल करके अंतराकाश में, यानी कि इनके बीच में कहीं पर जाकर के स्थित हो जाता है, यानी कि यहीं पर पहुंच गया। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं फ्रेंकेल दोष। इसकी खास बात क्या होती है, इससे पदार्थ का जो घनत्व होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल क्या होता है, यहां से एक कण निकल के धनायन निकल करके उसी के अंतराकाश में पहुंच जाता है, इसलिए क्योंकि बाहर नहीं निकल रहा है इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें होता है? ZnS में। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रेंकेल दोष कहते हैं। अब AgBr में कौन सा होता है? AgBr में फ्रेंकेल दोष भी पाया जाता है और साथ में शॉटकी दोष भी पाया जाता है। कौन सा? फ्रेंकेल व शॉटकी, दोनों दोष पाए जाते हैं। दोनों दोष क्या होते हैं हमने आपको पहले बताया था। हमने कहा ये इस प्रकार से होता है, ये हमारा ये क्या हो गया धन ऋण, धन ऋण, यहां पर हमने उल्टा ले लिया ऋण धन ऋण धन, यहां पर धन ऋण धन ऋण, ये इस प्रकार से। तो शॉटकी दोष क्या होता है? जैसे AgBr का बता रहे हैं, इसमें क्या होता है कि धन आवेश जैसे निकल गया, यहां से धन आवेश निकल जाता है। और चूंकि ये जो हमारी कैटेगरी आती है फ्रेंकेल दोष, शॉटकी दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, क्योंकि यह स्टोइकियोमेट्री दोष के ही हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार हैं। तो पदार्थ के भीतर जो रेशियो है दो तत्वों का, या धन आयनों का ऋण आयनों का, वो बदलता नहीं है, उसको बदलना नहीं चाहिए। तो यदि यहां से कोई धन आवेश निकल गया, क्रिस्टल से बाहर चले गया, ये धन आवेश चले गया, तो यहीं से क्या होता है एक ऋण आवेश भी चले जाता है, क्रिस्टल से बाहर चले जाता है, इस प्रकार से। तो ये जो दोष उत्पन्न हुआ ये शॉटकी दोष हुआ, और इससे हमने कहा था जो पदार्थ होता है उसका क्रिस्टल जो होता है उसका घनत्व तो घट जाता है। तो मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखें, प्रश्न संख्या है 1.21। समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तिकाएं किस प्रकार प्रविष्ट होती हैं? उच्च संयोजी पदार्थ को अशुद्धि के रूप में मिलाने पर। तो हमने आपको अशुद्धता दोष बताया था। अशुद्धता दोष में हमने कहा था कि मान लो मेरे पास सोडियम का एक क्रिस्टल है, ये है क्वेश्चन 1.21। हमने कहा ये सोडियम का क्रिस्टल है, तो सोडियम इसमें लिख भी लेते हैं, थोड़ा बना के बताते हैं आपको। ये हमारा हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोरीन, ये फिर सोडियम, नीचे हम ऐसे बना लेते हैं क्लोरीन, यहां पे फिर से सोडियम, यहां पे क्लोरीन,
यहां पे फिर से सोडियम, यहां पे क्लोरीन, और फिर यहां से सोडियम आ गया। ये ऐसे है। अब इसमें यदि हम, जैसे हमारे पास होता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड यानी कि SrCl2 हमने बताया था, यदि इस सोडियम क्लोराइड में, इसके क्रिस्टल में SrCl2 यानी कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दिया जाए, ठोस अवस्था में मिक्स कर दिया जाए, तो ये जो Sr होता है यानी कि स्ट्रोंशियम का जो आयन बनेगा इसमें होते हैं +2, जबकि सोडियम के जो आयन होता है Na, इसमें होता है 1 धन आवेश। तो जब इसको NaCl में मिलाया जाता है तो ये Sr क्या कर देता है, सोडियम को विस्थापित कर देगा, यहां से हटा देगा। जब हटा देगा तो इसकी जगह अपन आप आ जाएगा, ये आ गया Sr++। लेकिन क्या होगा, Sr में स्ट्रोंशियम में के जो आयन है, धन आयन, इसमें तो 2 आवेश हैं, जबकि सोडियम में 1 आवेश था। तो यह क्या करता है कि जब एक स्ट्रोंशियम का आयन आता है तो ये 2 सोडियम के आयनों को रिप्लेस करता है, हटा देता है। तो एक तो इसने यहां हटा दिया और एक ये इस बगल वाले को भी हटा दिया। तो ये वाला तो भर गया स्ट्रोंशियम के कारण, लेकिन यह वाला क्या हो जाता है, खाली रह जाता है, यानी कि यहां पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार का इसको समझ सकते हैं, इसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। कौन सा दोष है, अशुद्धता दोष, ध्यान रखिएगा। अगला है 1.22, जिन आयनिक ठोसों में धातु आधिक्य दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है वे रंगीन होते हैं। इसे उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। अब इसको भी हमने समझा था 1.22। हमने कहा था जब को हमारे पास मान लो फिर से सोडियम क्लोराइड ही ले रहे हैं, NaCl का ले लिया हमने, यहां पर ये हमारा हो गया Na, ये हो गया Cl, ये हो गया Na, यहां पर हो गया Cl, यहां पे Na, यहां Cl, यहां Na, यहां Cl, यहां Na, ये हो गया। ये हमारे इनके आयन आ गए। आप समझिए इसे। हमने बताया था यदि इस प्रकार के किसी क्रिस्टल में हम क्या करें, यदि सोडियम वाष्प प्रवाहित कर दे, सोडियम क्लोराइड के इस क्रिस्टल के समीप सोडियम वाष्प भेज दें, तो क्या होता है, सोडियम जब इसकी वाष्प इसके पास जाएगी तो सोडियम क्या करता है, सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को एक त्याग दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और सोडियम आयन बना देता है। अब ये दोनों के दोनों सोडियम आयन और ये इलेक्ट्रॉन यहां अगल बगल घूमते रहते हैं इस क्रिस्टल के। तो मान लीजिए यहां पर मान लेते हैं सोडियम है, तो ये सोडियम क्या करेगा, ये धनावेश है, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन, तो ये इस वाले क्लोरीन को या इनमें से किसी भी क्लोरीन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहां से ये क्लोरीन निकल करके इसके पास चले जाता है। तो यहां पर ये दोनों क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं। अब ये स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। लेकिन यहां धनावेश और ऋणावेश क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि ये संतुलित नहीं रह पाते। और हम जानते हैं सामान्य अवस्था में कोई भी क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीनता बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम का निकल के इलेक्ट्रॉन बना हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके यहां पहुंच जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, ये क्रिस्टल उदासीन हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गया, लेकिन जब इस पर कोई प्रकाश पड़ता है इस क्रिस्टल पर, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित है, तो ये क्या कर देता है, उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाता है और उच्च ऊर्जा स्तरों से नीचे आते समय अपने भीतर से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। और उसी प्रकाश के कारण ये हमारा क्रिस्टल क्या होता है, पीला पीला सा हमको दिखाई देता है। तो यह हमारा ये है। इसको हम क्या कहते थे, इसी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे, F केंद्र कहते थे। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या है 1.23, 14वें वर्ग के तत्व को n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपमिश्रित करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित होगी, तो सीधा हमने आपको बताया था 1.23 है। यदि हमें सिलिकॉन में n टाइप बनाना है, इसका अर्थ कैसा करना पड़ेगा, पंच संयोजी मतलब जिसकी संयोजकता 5 होगी। तो वो कौन से वर्ग में आते हैं, 15वें वर्ग में आएंगे। और सिलिकॉन कौन से वर्ग में होता है, 14वें वर्ग में होता है। तो इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि जो कि हमारी कौन सी होती है, फास्फोरस होती है, आर्सेनिक होती है, इन अशुद्धियों को यदि मिलाया जाए तो ये n टाइप अर्धचालक हमारे अशुद्ध अर्धचालक बन जाते हैं।
अगला देखें प्रश्न संख्या 1.24, किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? लौह चुंबकीय अथवा फेरी चुंबकीय, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो 1.24 है। तो देखिए इसने कहा है किस प्रकार से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कौन से पदार्थ होते हैं स्थायी चुंबक के लिए। स्थायी चुंबक के लिए हम यूज करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, फेरी चुंबकत्व का पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते। और लौह चुंबकीय पदार्थों की क्या खास बात होती है कि सामान्य अवस्था में ही इसके अंदर एक से अधिक अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समूह बना करके डोमेनों का निर्माण कर देते हैं, और उन डोमेनों की अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि दूसरे डोमेनों का दूसरा चुंबकीय आघूर्ण होता है। जब तक वह चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तब तक इन सब का परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। लेकिन जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं ये सारे चुंबकीय आघूर्ण, सारे डोमेन एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं और ये एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी यह क्या होते हैं, चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ये स्थायी चुंबक बन जाता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक जो फेरी चुंबकत्व है वह ऐसा नहीं करता है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन टॉपिक को समझा, विद्युतीय गुण को समझा, चुंबकीय गुण को समझा, साथ में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को भी हल किया। आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना अधिक बेनिफिशियल रहेगा। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।